हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़। अगली सुबह फिर से वही चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर कोई उठ चुका था और अपने कामों में लग चुका था। आज अभिमन्यु और रावी की शादी होने वाली थी, परंतु प्रताप सिंह के खिलाफ जाकर कोई भी शादी की रस्में नहीं करना चाहता था। तो वही महल में हो रही गतिविधियों की वजह से कार्तिक की शादी की भी कोई रस्म नहीं हो रही थी। इन सब से नाराज और प्लान के मुताबिक अभिमन्यु उर्मिला के पास पहुंचा। उर्मिला उस वक्त साक्षी और जानकी के साथ किचन में थी। वहीं घर के बाकी लोग रसोई घर के बाहर नाश्ता कर रहे थे। माँ, मुझे आपसे बात करनी है, अभिमन्यु ने उर्मिला के पास आकर जानबूझकर तेज स्वर में कहा, ताकि सबको उसकी बात सुनाई दे। हाँ बोलो अभी, तुम्हें क्या खाना है? हम अभी बना देते हैं, उर्मिला ने बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया। माँ, मुझे खाने के बारे में बात नहीं करनी है। मैं बस आपसे यह पूछने आया था कि शादी में हल्दी के बाद में कौन सी रस्म की जाती है। अभिमन्यु के पूछने पर साक्षी ने जवाब देते हुए कहा, अरे देवर जी, शादी में हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म की जाती है। आपने ठीक से घर की कोई शादी अटेंड की होती तो आपको भी पता होता। तो डन रहा भाभी, आपके नाश्ता वगैरह के काम से निपटने के बाद मेहंदी की तैयारी कर लेना। मैं चाहता हूँ कि शाम से पहले मेरी और रावी की शादी की बची हुई रस्म पूरी हो जाए, ताकि शाम को आराम से हम शादी कर सकें, अभिमन्यु ने कहा। उसकी बात सुनकर सबके काम वहीं रुक गए। तो वहीं बाहर खाना खा रहे रविंद्र प्रताप सिंह के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो उनके हाथ वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो अभिमन्यु से बात करने के लिए खड़े हो ही रहे थे, तभी उनके पास बैठे दीपक सिंह ने उनका हाथ पकड़ा। भाई साहब, ऐसे बीच खाने में थाली पर से उठने से भोजन का अपमान होता है। आप खाना ख़त्म कीजिए, हम अभिमन्यु को समझा लेंगे। दीपक सिंह ने उन्हें जैसे तैसे करके वापस बैठाया। तपस्या भी अपने दोस्तों के साथ वहीं पर थी। बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु प्लान के हिसाब से घर वालों का ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रहा है, जबकि तपस्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। रावी बेवजह घबरा रही थी। यह तो उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। तपस्या ने अपने मन में कहा, अच्छा भाभी, आप मुझे बताइए कि मेहंदी की रस्म के लिए क्या क्या सामान लगेगा, या कोई और अरेंजमेंट मैं करवा देता हूँ। बाहर बैठे लोगों को फिर से अभिमन्यु की तेज आवाज़ आई। इस बार रविंद्र प्रताप सिंह का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। उन्होंने खाने को वहीं छोड़ा और जल्दी से अपनी जगह से उठे। उनके उठने के साथ बाकी घर वाले जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करने लगे। वह तेज कदमों से चलते हुए रसोई घर के अंदर गए। उनके पीछे पीछे दीपक सिंह भी थे। तुम चाहते क्या हो अभिमन्यु? जब हमने कह दिया कि तुम्हारी शादी रावी से नहीं हो सकती, तो फिर क्यों जिद पर अड़े हो? रविंद्र सिंह गुस्से में अभिमन्यु पर चिल्लाए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी पापा। मुझे जो करना होगा वह मैं करूँगा और आप मुझे रोक नहीं सकते, अभिमन्यु ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। अगर तुम्हें हमारे खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की तो फिर इस परिवार को भूल जाना।
उस लड़की के साथ साथ तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा। वैसे भी कौन से इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले रहते हैं। इतने सालों में एक बार भी आपने मुझे घर नहीं बुलाया। वो तो हर बार माँ जिद करती है तो उनके कहने पर आ जाता हूँ, बट डोंट वरी, शादी के बाद नहीं आऊँगा। अभिमन्यु ने इतना ही कहा और फिर वहाँ से जाने लगा। देख रहे हो इस लड़के की बदतमीजी उर्मिला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने लाड प्यार में इसे सर पर चढ़ा रखा है कि इसे छोटे बड़े का कुछ ख्याल नहीं है। रविंद्र प्रताप गुस्से में उर्मिला पर चिल्लाए। उनकी आवाज़ सुनकर अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए। अभिमन्यु उनकी तरफ मुड़ा और बोला, माँ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया, पर मैं चाहता हूँ कि आप सब आज रात मेरी शादी में शामिल हों, यहाँ तक कि बड़े दादा साहब और वो खास 3 कुलवधुओं की मूर्तियाँ भी। अभिमन्यु ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि बाकी के टीम मेंबर्स अपने प्लान में लग सके। मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरे साथ में दीपक भी। बाकी तुम्हारे इस तमाशे में तुम्हें जिसे शामिल करना है कर सकते हो, पर एक बात याद रखना, जो कोई इस तमाशे का हिस्सा बनेगा उसका आज के बाद मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, रविंद्र प्रताप ने उर्मिला की तरफ देखकर कहा। इसके बाद वह गुस्से में वहाँ से चले गए। उनके साथ दीपक सिंह भी थे। अभिमन्यु, तुम क्यों बड़े भाई साहब और दीदी के रिश्ते के दुश्मन बने हुए हो? पहले ही उनके रिश्ते में तुम्हारी वजह से इतनी अनबन रही है, अब तो वह रिश्ता तोड़ने तक पर आ गए। जानकी ने अभिमन्यु को समझाने की कोशिश की। चाची, अगर मेरी खुशियों से दूसरों के रिश्ते टूटते हैं तो ठीक है, मैं ही कहीं दूर चला जाता हूँ, कहकर अभिमन्यु वहाँ से जाने लगा। तभी उर्मिला देवी ने उसे रोकते हुए आवाज़ लगाई, रुको अभिमन्यु। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु वहीं रुक गया और उनके पास गया। उसके पास आते ही उर्मिला ने कहा, पहले हमें लगता था कि तुम अपनी जिद में आकर यह सब कर रहे हो, पर अब रावी के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां देखकर अच्छा लगा। कोई और इस शादी में शामिल हो या ना हो, हम ज़रूर होंगे और तुम्हारे लिए बड़े दादा साहब को भी मनाएंगे। उर्मिला की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया और उनके गले लग गया। गले लगकर उसने उन्हें थैंक यू कहा। उर्मिला स्नेह से उसकी पीठ सहला रही थी। चंद्रवंशी से दूर रहने के लिए हमें बाकियों से रिश्ते तोड़ने भी पड़े तो मजबूर हैं। हम हमारे बेटे को किसी भी तरह की बलि नहीं चढ़ने देंगे, उसने अपने मन में सोचा। अभिमन्यु उनसे अलग हुआ और बाहर चला गया। उसके बाद उर्मिला ने जानकी से कहा, दीपक भाई साहब का स्वभाव सौम्य है, चिंता मत करो जानकी, तुम इस शादी में शामिल भी होंगी तो वो तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। रही बात इनकी, इन्हें मैं समझा दूंगी। उसके बाद उन्होंने साक्षी की तरफ देखा। साक्षी की आंखें नम थी। उसने भावुक होकर कहा, और मेरे सारे रिश्ते आपसे ही हैं माँ, फिर कौन से रिश्ते टूटने का डर है? अभिमन्यु भैया रावी से शादी करके खुश हैं तो हम उनकी खुशी में खुशी से शामिल होंगे, कहकर वो हल्का हंस दी। उर्मिला ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, हम आपको भी इन झूठे रिश्तों के बंधन से आज़ाद करके रहेंगे साक्षी। साक्षी ने उनकी बात टालने के लिए कहा, चलिए माँ, जल्दी करते हैं, देवर जी का ऑर्डर है।
उनकी मेहंदी और बाकी शादी की रस्मों की तैयारियां करनी हैं। तुम दोनों ये देखो, हम बड़े दादा साहब से बात करके आते हैं, उर्मिला ने कहा। तभी वहाँ उन्नति और हेजल आई। उन्नति ने अंदर आते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे ये दोनों अकेली देख लेंगी, हम हैं ना इनकी मदद के लिए। हाँ भाभी, आप आइए, हमें क्या करना है, हम भी अभिमन्यु की शादी में पूरा एंजॉय करेंगे, हेजल ने कहा। तुम्हें याद तो आई उन्नति कि माँ की भी मदद करनी होती है। चलो आओ, मैं तुम्हें काम बता देती हूँ, जानकी बोली। उन्हें वहाँ छोड़कर उर्मिला बाहर आई तो बाहर कोई नहीं था, सब वहाँ से जा चुके थे। वो प्रताप सिंह से बात करने के लिए महल की ऊपरी मंजिल पर जाने लगी। वही नाश्ते के बाद उन्नति और हेजल अपने दिए काम पर लग चुकी थी। बाकी सब कोई उन्नति के कमरे में थे। वहाँ तपस्या, पार्थ, गौरव और अभिमन्यु थे। अभिमन्यु, तुमने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया, अब बारी हमारी है, पार्थ ने कहा। उसकी बात पर सहमति जताते हुए गौरव बोला, हाँ सच में कहना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। मैंने सोचा नहीं था, तुम्हें तो आर्मी में नहीं एक्टिंग फील्ड में होना चाहिए था। देखने में भी काफ़ी हैंडसम हो और एक्टिंग तो माशा अल्लाह, क्या कहना। तपस्या ने कुछ नहीं कहा, वह अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने भी कुछ बोलने से पहले तपस्या की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, मैं वहाँ कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं सच में आज रावी से शादी करने वाला हूँ। हाँ, इसी बहाने तुम लोगों का काम हो जाएगा। बड़े दादा सा और वह तीनों मूर्तियाँ यहाँ पर होंगी। तो पीछे से गौरव और पार्थ, तुम दोनों उस जगह पर जा सकते हो। तो वहीं तपस्या, तुम राजकुमारी तपस्या के साथ उस कमरे में। उसकी बात सुनकर गौरव ने गुस्से में कहा, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम रावी से शादी क्यों कर रहे हो? यहाँ सबको पता है तुम तपस्या से प्यार करते हो। तपस्या ने मुझे पाने का मौका खो दिया है। मैं पूरे दिन शादी की रस्मों में बिजी रहने वाला हूँ। सो डोंट वरी, मेरे साथ सारे घर वालों को भी बिजी रखूँगा। पीछे से तुम लोगों को जो भी करना है तुम कर सकते हो। अभिमन्यु ने तुरंत बात को बदल दिया ताकि तपस्या को बुरा ना लगे। ठीक है, यह तुमने काफ़ी अच्छा किया। चलो, अब तुम रावी से शादी कर ही रहे हो तो एक बार उससे मिल लेना। रात को वह ठीक नहीं लग रही थी। तपस्या ने भी ऐसे जाहिर किया जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसने भी सामान्य तरीके से जवाब दिया। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। पार्थ और गौरव उन दोनों के बर्ताव को देख रहे थे, जो ऐसे करने की जाहिर कर रहे थे जैसे जो हो रहा है उससे दोनों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फिर मैं राजकुमारी तपस्या के पास जाती हूँ। मन तो बहुत था यहाँ की शादी एंजॉय करने का, पर तुम्हें तो पता ही होगा कि शादी एंजॉय करने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है। पार्थ और गौरव, तुम भी अपने काम पर लग जाना और अपडेट देते रहना। मैं चलती हूँ। अपनी बात कहकर तपस्या जाने लगी। फिर वह रुकी और पार्थ से बोली, पार्थ, तुम्हें उस जगह पर कोई खतरा महसूस हो तो तुम राजकुमारी तपस्या को बुला लेना, वह तुम्हें सुन सकती है। उसके बाद तपस्या वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अभिमन्यु बोला, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा ना तुम दोनों ने? हाँ, जैसे तुम्हें बहुत फर्क पड़ रहा है। जो उसे पड़ेगा, पार्थ ने आंखें तरेर कर जवाब दिया। चलो पार्थ, चलते हैं। इनके इस एक दूसरे को परेशान करने वाले गेम में
अब ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा। वैसे भी तपस्या ने कहा ना, इस शादी से ज़रूरी और भी कई काम हैं, वह निपटाते हैं। गौरव बोला और पार्थ को वहाँ से लेकर चला गया। अभिमन्यु भी वहाँ से रावी से मिलने के लिए जा चुका था। नीचे सब कोई अपने अपने कामों में लग चुका था। उर्मिला अभिमन्यु की खुशी के लिए और उसे इस बली प्रक्रिया से बचाने के लिए प्रताप सिंह से बात करने के लिए ऊपरी मंजिल पर आई थी। उस वक्त प्रताप सिंह अपने कमरे में अकेले मौजूद थे। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियां वहां नहीं थी। उसके कमरे में आते ही प्रताप सिंह ने कहा, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई उर्मिला, वरना हम तुमसे बात करने आने ही वाले थे। हमें तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप किस विषय में बात कर रहे हैं बड़े दादा साहब? समझ नहीं आ रहा, उर्मिला ने हैरानी से पूछा। अनजान बनने का दिखावा आप बखूबी कर लेती हैं। आपको अच्छे से पता था हम चंद्रवंशी की तलाश कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और यहाँ तुम्हें चंद्रवंशी का पता होने के बावजूद तुम चुप रही। प्रताप सिंह ने सख्त आवाज़ में कहा। वो उर्मिला से गुस्सा थे। उनकी बात सुनकर उर्मिला चुप हो गई। उसे चुप देखकर प्रताप सिंह फिर बोले, तुम्हारी चुप्पी इस बात का संकेत है कि हम जो कह रहे हैं वह सच है। हमें नहीं पता था इस विषय में। हमने रावी को ही चंद्रवंशी समझा था। आपको भी तो उसी को लेकर संदेह था। हमें संदेह था, परंतु तुम्हें यकीन था कि वो लड़की चंद्रवंशी हो ही नहीं सकती। चंद्रवंशी इस महल में जरूर है, लेकिन वो रावी नहीं। तुम उसे अच्छे से जानती होंगी। बताओ कौन है वो? प्रताप सिंह ने उर्मिला से सब जानने की कोशिश की। उर्मिला अभी भी चुप थी। उसकी चुप्पी प्रताप सिंह को और भी गुस्सा दिला रही थी। प्रताप सिंह गुस्से में बोले, अगर तुम सुभद्रा, सुनैना और सुकृति के परिवार से नहीं होती तो हम खुद नहीं जानते हम तुम्हारा क्या हश्र करते। उनकी वजह से हम मजबूर हैं। तुम हमें कुछ ना भी बताओगी तब भी हम पता लगा लेंगे। हम भी देखते हैं कब तक तुम उसे हमारी नज़रों से छुपा कर रख पाओगी। अभिमन्यु रावी से शादी करना चाहता है, उर्मिला ने जवाब में कहा। तो रोको उसे। हम अपनी तीनों रानियों की वजह से मजबूर हैं, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारा बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया उसे भुगतना पड़े। यह शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। समझाओ अभिमन्यु को। उर्मिला प्रताप सिंह से अभिमन्यु और रावी की शादी की बात करने के लिए आई थी, परंतु ऊपर आकर प्रताप सिंह ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह अभिमन्यु को शादी करने से रोके। उर्मिला की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कह पाती उससे पहले सुभद्रा, सुनैना और सुकृति वहां आ गई।